जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना लोकेश कैंसर और आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन को जो हमारा सेकंड पार्ट है डिस्कस करने वाले हैं। प्रोनाउन होता क्या है और किसी सेंटेंस में प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउन क्या क्या रोल अदा करता है, वो कैसे कैसे फंक्शन करता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेबल मैंने साझा की हुई है। टेबल को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये टेबल है क्या, अगर किसी सेंटेंस में, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो गाइज वो या तो होगा हमारा नाउन या फिर वो हमारा होगा वो प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन किस किस प्रकार से फंक्शन करता है देखिए। अगर हम इस टेबल को, मैंने ऑलरेडी इस टेबल को एक एरो से इंडिकेट किया हुआ है। अगर हम इस टेबल को कुछ यूं देखेंगे इस प्रकार से, जैसे ये आई वी यू ही सी इट दे, अगर हम ऐसे सभी को देखेंगे तो ये हमारे कॉलम है। और अगर हम इस वीडियो को इस टेबल को ऐसे देखेंगे जैसे आई मी माई माइन, तो ये हमारे सभी रो हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं और इजी आपके लिए कर देता हूं। ये जो सभी हमारी रो है ये हमारी फर्स्ट पर्सन में काउंट होगी, और जो ये वाली हमारी रो है ये हमारी सेकेंड पर्सन में काउंट होगी, और जो ये वाली रो बचती है ये हमारी थर्ड पर्सन में काउंट होगी। ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। चलिए देखते हैं। आपसे मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ड हमारा सब्जेक्ट बनता है तो वो नाउन होगा या फिर वो हमारा प्रोनाउन होगा। चलिए यहां पर लिखा है मैंने आई मी माई और माइन। ये जो आई है नॉर्मली सभी जानते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन में काउंट होता है। अब मी माई और माइन ये भी हमारे फर्स्ट पर्सन में ही काउंट होंगे, लेकिन ये यहाँ पर हमारा एज ए सब्जेक्टिव केस है। अगर मी किसी सेंटेंस में आता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस में काउंट होगा। अगर माई कहीं आता है तो उसको पजेसिव जेनेटिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव भी हम कह सकते हैं। अगर सेंटेंस में माइन लिखा आता है तो हम उसको पजेसिव प्रोनाउन में काउंट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार वी हमारा अगर किसी सेंटेंस में आता है, देखिए ये वाला वी, अगर वी हमारा किसी सेंटेंस में आता है तो हम वी को हम एज आ सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में काउंट करेंगे। अगर अस हमारा आता है, ठीक है, अगर अस हमारा आता है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस में काउंट करेंगे, और अगर हमारा आवर आता है तो हम उसको पजेसिव, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, उसमें काउंट करेंगे, और ऐसे हमारा अर्थ जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन में काउंट होगा। ठीक इसी प्रकार हमको ये पूरे टेबल को ऐसे स्टडी करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस ये हम कैसे पहचानेंगे, एक्यूसेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हम कैसे पहचानेंगे, और किसी सेंटेंस में पजेसिव केस, जेनेटिव केस हम कैसे पहचानेंगे, और पजेसिव प्रोनाउन ये सब कैसे कैसे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी सेंटेंस में कोई हमारा सेंटेंस इन शब्दों से शुरू होता है, जैसे सपोज मैंने लिखा माई, ठीक है, ये जो हमारे सभी हैं वर्ड हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और इट्स, इनके बाद एक नाउन का होना आवश्यक है। मतलब कहने का यह हुआ कि विदाउट नाउन सेंटेंस में बी इनकम्प्लीट। अगर ये शब्द किसी सेंटेंस में आ रहे हैं गाइज तो इनके बाद एक नाउन होगा ही होगा। ठीक है, जैसे माई कार इज गुड, मेरी कार अच्छी है। ठीक है, अब माई जो मैंने लिखा है ये हमारा इस कॉलम में काउंट होगा। देखिए माई लिखा मैंने, ठीक है, जिसको हम पजेसिव केस, जेनेटिव केस भी कह सकते हैं या पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम एक नाउन पक्का लिखेंगे ही लिखेंगे अगर हमको सेंटेंस सही करना है। तो अगर नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में ये वाले शब्द हमारे आते हैं तो इनके बाद नाउन नहीं आएगा। ठीक है, नाउन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा ऊपर से इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं जो हमने अभी टेबल को स्टडी किया था। उस टेबल में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जेनेटिव, परेसिव प्रोनाउन, ये सब जो हमने लिखा था उसमें, उसको और अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। और उस प्रोसेस को अच्छे से स्टडी करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। देखते चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है सी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। इस सेंटेंस में हमारा वेंट क्रिया है, वर्ब है, और वेंट का ये जो शब्द हमारा सी एज अ सब्जेक्ट यहां पर है। ठीक है, वेंट क्रिया का ये जो सी है ये सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। ठीक है, जो ही हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वेंट का, इसी हम सब्जेक्ट को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अगर कोई भी शब्द किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, अगर कोई भी शब्द किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है तो वो हमारा कहलाया जाएगा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है गौरव एंड आई आर गोइंग देयर। सेकंड सेंटेंस लिखा मैंने गौरव एंड आई आर गोइंग देयर। गौरव और मैं वहां जा रहे हैं। इस सेंटेंस में भी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें गोइंग हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ड है हमारा ये। इसमें गौरव और आई हमारा गोइंग क्रिया का सब्जेक्ट है। तो यहां पर ये दोनों ही हमारे नॉमिनेटिव केस की तरह जाने जाएंगे, या हम इनको नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं। चलिए थर्ड सेंटेंस में चलते हैं। सी लव्स हिम। जो हमारा थर्ड सेंटेंस है इसमें लिखा है सी लव्स हिम। लव्स हमारी इस सेंटेंस में क्रिया होगी, वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड होगा। और इसमें जो ये मैंने सी लिखा है इस क्रिया का सब्जेक्ट है, और ये जो मैंने यहां पर हिम लिखा है ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, मेरी जो कुछ पुरानी वीडियोस हैं उनमें मैंने समझाया हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्ट को अगर अभी आप नहीं जानते हैं कि कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में, तो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर वर्ब के बाद आने वाला शब्द, जैसे यहां पर मैंने हिम लिखा है, वर्ब के बाद आने वाला शब्द अगर सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है तो हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अगर इससे मैच खाएगा तो हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया लव्स है इसमें सी इसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सी हमारा कहलाया जाएगा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पर हिम जो है ये हमारा लव क्रिया का ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इस हिम को कहेंगे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और उस टेबल में मैंने जहां पर ऑब्जेक्ट लिखा था वहां पर एक्यूसेटिव केस भी लिखा था। अब एक्यूसेटिव केस कहां पर कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं अभी। अगर वर्ब के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, अगर वर्ब के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसा कि इस सेंटेंस में यहां पर आ रहा है, तो हम उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अगर कल्पना कीजिए कि मैं यहां पर इस जगह लव्स के बाद, चलिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं आपकी जानकारी के लिए। सेंटेंस है गौरव टीचेस हिम। चलिए यहां देखते हैं सेंटेंस को। इस सेंटेंस में हमारा ये 8 हो गया। इस सेंटेंस में हमारी टीच क्रिया है, वर्ब है, और ये गौरव हमारा इसका सब्जेक्ट है, तो हमारा बन जाएगा सब्जेक्टिव केस। अब यहां पर जो हिम है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये कहलाया जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है गाइस, ये यहां पर क्या कहलाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अगर कल्पना कीजिए कि मुझे यहां पर इस जगह मुझे कोई प्रपोजिशन लिखनी पड़ जाए, टू विद कुछ भी ए टू जेड, अगर मुझे यहां पर कोई प्रीपोजिशन लिखनी पड़ जाए, चलिए मैंने कल्पना कीजिए कि मैंने यहां पर टू लिख दिया,
कुछ देर के लिए मैंने यहाँ पर टू लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर टू लिखा है, अगर ये प्रीपोजिशन के बाद आता है तब ये कहलाया जाएगा एक्यूसेटिव केस, या तब इसे कहेंगे एक्यूसेटिव केस। और अगर ये वर्ब के जस्ट बाद आता है, किसी क्रिया के जस्ट बाद आता है, तब ये कहलाया जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एक्यूसेटिव केस। If any word just come after a verb will be known as a objective case, and if it takes any preposition just after the verb, this will be known as what? As a accusative case. Oh, let's move on on fourth sentence. Fourth sentence हमारा है The fisherman saved him and me. The fisherman saved him and me. यहां पर ये जो सेव हमारी क्रिया है, ये जो सेव्ड वर्ड है, ये हमारी क्रिया है, और इस सेंटेंस में ये फिशरमैन हमारा इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है ये, और यहां पर ये हिम और मी इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये दोनों हमारे काउंट होंगे ऑब्जेक्टिव केस में, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो ये दोनों हमारे काउंट होंगे ऑब्जेक्टिव केस में। अब ये जो हमारा फिशरमैन है, ये इस क्रिया का सब्जेक्ट है, तो हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 5 है लेट यू एंड मी प्ले नाउ। एक तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है या ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, इसको याद रखना। चलिए यहां पर ये यू जो है हमारा, ये हमारा लेट के बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और लेकिन इसी प्ले वर्ब का ये हमारा सब्जेक्ट भी है, और ये हमारा समझा आप? अरे क्या नाम है, आइए मुझे जरा एक मिनट होगी जी, एक मिनट पोस्ट करेंगे। चलो हाँ गाइस, चलिए फिफ्थ सेंटेंस में चलते हैं। फिफ्थ सेंटेंस को पढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, हमेशा याद रखना कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो यहां पर ये हमारा यू और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए सिक्स्थ सेंटेंस में चलते हैं। योर हाउस इज ब्यूटीफुल। योर हाउस इज ब्यूटीफुल। जब हम टेबल को स्टडी कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, उनके जस्ट बाद हमेशा एक नाउन हमको लिखना ही पड़ता है। इफ यू वांट टू मेक योर सेंटेंस करेक्ट एज पर द रूल ऑफ द ग्रामर, if you want to use any possessive adjective in a sentence, so you will have to use a noun also there with that possessive adjective. So now let me say you one thing more about this sentence here. ये जो हमारा योर यहाँ पर लिखा है, ये हमारा possessive adjective है, और possessive adjective के बाद यहां पर जो मैंने ये हाउस लिखा है, ये हमारा एक नाउन है। ठीक है, ये हमारा एक नाउन हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन लिखा ही जाता है, इसको भी आप याद रखना। तो यहां पर ये हो गया योर हाउस इज ब्यूटीफुल, आपका घर सुंदर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, जो हमारा सेवेंथ सेंटेंस है, इसमें लिखा है मैंने योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। जो हमने अभी टेबल को स्टडी किया था, उसमें जो लास्ट का हमारा पॉइंट था वो पजेसिव प्रोनाउन था। जो लास्ट का हमारा कॉलम था वो पजेसिव प्रोनाउन का था। किसी भी सेंटेंस में अगर पजेसिव प्रोनाउन आप यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर आप पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो पजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद हमने कोई नाउन नहीं लिखना पड़ता है। अगर नाउन को लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। देखिए जरा, योर्स इज ब्यूटीफुल हाउस, हमारा यहां पर जो ये योर्स लिखा है मैंने, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। इसके जस्ट बाद मैंने क्रिया को लिखा है। अगर यहां पर अगर मैं कोई नाउन लिखता हूं तो यह हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो ग्रामर के नियम के हिसाब से हमें यहाँ पर कोई नाउन नहीं लिखना चाहिए। आई होप जितने एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोर्ड पर साझा किए हैं आप सभी समझ गए होंगे नाउन होता क्या है और उसी टेबल के हिसाब से नाउन कैसे कैसे फंक्शन करता है। जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।